पिछली बार मावेश ने मुझे घर जाते हुए किडनैप कर लिया था और उसकी डिमांड थी कि मैं एक टास्क कंप्लीट करके उसके लिए सोने की चिड़िया लेके आऊं। बड़ी मुश्किल से वो टास्क मैं कंप्लीट कर भी लेता हूँ और फाइनली मैं सोने की चिड़िया मावेश को देके अपने बिजनेस के लिए निकल पड़ता हूँ। तो मेरे दिन की शुरुआत होती है किराने के ऑर्डर देने से, पर किराना लेते लेते भी मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जो की थी मेरे नए बिजनेस को लेके। तो ये सब खत्म होते हुए मैं तुरंत अपने गाड़ी की तरफ भागा, गाड़ी के अंदर बैठा, उसे तुरंत स्टार्ट करके मैं सीधा निकल पड़ा अपने नए शोरूम की तरफ। मैं इस बात का पूरा अच्छे से ध्यान रख रहा था कि पिछली बार की जैसी मैं कोई फिजूल खर्ची ना करूं, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी चेंज ना करते हुए अभी मैं ऑल्टो चला रहा हूँ और फाइनली 2 घंटे ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने शोरूम की तरफ। और मैंने आपसे पूछा था कि मुझे अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो सारे कमेंट्स पढ़ने के बाद आखिरकार मैंने अपने डीलरशिप को नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड करवा लिया था। और ये डीलरशिप अब कोई मामूली डीलरशिप नहीं थी, मैंने इसमें काफी सारे कार्स को खरीद लिया था और ये सारे के सारे कार्स रिस्टोर किए हुए गाड़ियां थे। यहाँ पे मैंने पुराने गाड़ियां को खरीद के बबलू मैकेनिक से रिस्टोर करवा के बिल्कुल नया जैसे कर दिया था, और अब मैं इनको ज्यादा कॉस्ट पे बेच के अच्छे खासा प्रॉफिट कमा सकता था। अब थोड़ी देर बाद डीलरशिप ओपन करने का टाइम आ गया था। अब मैं थोड़ा सा नर्वस था, मैं सोच रहा था कि फिर से उतने गाड़ियां सेल होंगी भी कि नहीं होंगी, लेकिन जैसे मैं डीलरशिप ओपन की धीरे धीरे वहाँ पे कस्टमर्स आने फिर से शुरू हो गए और थोड़ी देर के बाद भाई सब कस्टमर्स का पूरा मजमुआ बन गया था। जितने भी लोग हमारे डीलरशिप में आए थे वो अच्छे से हमारे कार्स को चेक कर रहे थे और भाई साहब उन्हें लग रहा था कि बिल्कुल नए जैसे। गाड़ियां बेचने के हमारे पास 2 स्ट्रॉन्ग फैक्टर थे। सबसे पहले तो इनकी कीमत काफी ज्यादा कम थी, दूसरी बात इनके ऊपर टैक्स भी कम था, और तीसरी बात ये कहीं से भी पुराने कार्स नहीं लग रहे थे। इनका इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर बबलू मैकेनिक ने इतना बढ़िया मॉडिफाई करवाया था कि किसी को भनक तक नहीं हो रही थी कि पुरानी एक्सीडेंटल कार्स है। तो इस वजह से पहले इंप्रेशन में लोगों को मेरी डीलरशिप काफी ज्यादा पसंद आने लग गई थी। इतने सारे कस्टमर्स देख के मैं खुश हो गया था, लेकिन अभी तक किसी ने गाड़ी खरीदी नहीं थी। पर थोड़ी देर के बाद एक बंदा आता है और वो मुझे बोलने लगता है, सुनिए भाई, मुझे भी XUV 700 परचेस करनी है, कब तक मिल जाएंगी? और ये हमारा आज का पहला कस्टमर बन गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये बंदा मेरे लिए इतना लकी रहेगा, क्योंकि जैसे ही मैंने इसे गाड़ी बेची उसके सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के बाद मेरी सारी की सारी गाड़ियां बिक गई। मेरा लिटरली शोरूम जो 2 घंटे पहले भरा हुआ था वो सारा के सारा खाली हो गया और मैंने लगभग एक ही दिन में 1 करोड़ से ज्यादा का प्रॉफिट कमा लिया था। और फिर क्या था, मेरी डीलरशिप तो भाई वायरल होना शुरू हो गई। अब भाई ना जाने कहां से इतने सारे लोग आ गए कि मेरे डीलरशिप के लिए अब लाइन लग गई थी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी लंबी लाइन किसी भी डीलरशिप में नहीं देखी थी और ये क्रेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था मेरे लिए। और ये सारे के सारे लोग अपने लिए एक नई कार बुक कराने आए थे। सबको एक अच्छी सी कार चाहिए थी, वो भी कम पैसों में, और कुछ उनकी इस तरीके से डिमांड्स थी। मुझे टाटा अल्ट्रोज बुक करानी है। हो जाएगा सर जी। मुझे नेक्सॉन बुक करानी है। समझो हो गई। क्या यहाँ पे अल्कासार मिल जाएंगी? मिल जाएंगी। स्कॉर्पियो S10 चाहिए। अरे बिल्कुल जमाता हूँ। मुझे बुलेट चाहिए पंजाबी साइलेंसर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। भाई यार मुझे XUV का जुगाड़ करा दो। पक्का प्रॉमिस। मुझे हेक्टर चाहिए। अरे बिल्कुल अवेलेबल है सर जी। बोलेनो, फॉर्च्यूनर, स्प्लेंडर ब्लैक चक्के वाली, इनोवा। और ऐसा करते करते फाइनली मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग आ गई थी। पहली बार मुझे इतने ज्यादा बड़े अमाउंट की एडवांस बुकिंग आई थी, जिसको देख के मैं काफी ज्यादा खुश हो गया था। लेकिन अभी खुश होने का टाइम नहीं था, अभी था अपना काम भी बिगड़ने का टाइम। मैं सीधा अपने ऑल्टो की तरफ भागा और उसे ड्राइव करके मैं लेके आ गया अपने डीलरशिप के ग्राउंड में, और वहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी का बूट खोल दिया और वो सारे पैसे मैंने अपने गाड़ी के बूट में रख के गाड़ी में बैठ के मैं वहाँ से निकल पड़ा। सबसे पहले मुझे 12 कार्स की डिलीवरी करने की थी। अब पुराने कार्स ढूंढना तो मेरे लिए आसान था। भंगार में काफी ऐसे गाड़ियां मिल जाते हैं जो एक्सीडेंटल और पुराने होते हैं, तो उसकी मुझे कमी नहीं थी। लेकिन इन गाड़ी को रिस्टोर करने का काम रहता है बबलू मैकेनिक का। तो मैं सीधा गाड़ी लेकर निकल पड़ा बबलू मैकेनिक के वर्कशॉप में। और वहां पहुंचने के बाद मैंने बबलू मैकेनिक को सारी चीजें बता दी कि देखो भाई, मुझे इतनी गाड़ी का ऑर्डर मिला है, आपको इतनी सारी गाड़ियां रिस्टोर करने की है। और मैंने बबलू मैकेनिक को बता दिया कि मैं आपको 12 गाड़ियां दूंगा, 2 हफ्ते के अंदर आपको सारी की सारी 12 गाड़ियां रिस्टोर करनी पड़ेंगी। पर मेरा सारा प्लान सुनने के बाद बबलू मैकेनिक बोलने लगता है, क्या कहा 12 कार्स, वो भी 2 हफ्ते के अंदर? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ये सुन के मैं शॉक हो गया भाई। मैंने बोला आप ऐसा मना क्यों कर रहे हो एकदम से? तो बबलू मैकेनिक मुझे बोलने लगता है, देख भाई, एक गाड़ी को रिस्टोर होने के टाइम और मेहनत लगती है, उनके पार्ट ढूंढने पड़ते हैं, टेस्टिंग करनी पड़ती है, कोई डैमेज है तो वो चेक करना पड़ता है, और काफी सारे बदलाव करने के बाद ही एक पुरानी गाड़ी को हम नए जैसा बनाते हैं। और तुम जो बोल रहे हो इतने टाइम में, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बस 2 गाड़ियां ही हो पाएंगे। ये सुन के मैं दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोगों से एडवांस ले लिया था और मुझे टाइम पे कार्स को डिलीवर करना था। तो मैंने बोला कि मैं भाई तुझे और पैसे दूंगा, डबल पैसे दूंगा, लेकिन भाई प्लीज गाड़ियों को जल्दी रिस्टोर कर। तो वो बोलने लगता है, पैसे की बात नहीं है भाई, इसे टाइम चाहिए जो तुम्हें देना ही होगा। अब मुझे लग रहा था कि बबलू मैकेनिक को थोड़ा घमंड चढ़ गया है, तो यार मैंने बोला कि ठीक है भाई ओके, और मैं वहाँ से निकल गया। बबलू मैकेनिक अब लालची हो चुका था, तो उसके पास तो मैं जा नहीं सकता था काम करने के लिए। तो मैं सोचा कि चलो भाई दूसरे मैकेनिक के पास भी ट्राई कर लिए। तो मैं सरोवर सिटी में जाता हूँ और सिटी में जाने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ पप्पू मैकेनिक की वर्कशॉप में। और अब कंपेयर किया जाए तो पप्पू मैकेनिक की वर्कशॉप काफी ज्यादा डेंजरस थी। यहाँ का माहौल बबलू मैकेनिक के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा था, सब कुछ चमचमा रहा था और मुझे यहाँ पे देख के लग रहा था कि ये बंदा तो मेरा काम कर ही देगा। तो अब मैं पप्पू मैकेनिक के पास जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मुझे आपसे कुछ इंस्टॉलेशन के
काम। तो उसने मुझे बोला कि चलो ऊपर ऑफिस रूम में बैठ के बात करते। उसकी बात मानते हुए मैं भी ऑफिस रूम में चला गया और हम दोनों ऑफिस रूम में बैठ गए थे और वो मुझे बोलने लगा, हाँ जी सर जी, बोलो कौन सा काम है। मैंने उसे सारा प्लान बता दिया कि मुझे कैसे 12 गाड़ियां रिस्टोर करने की, और उसे 2 हफ्ते का टाइम भी बता दिया। ये सुन के तो पहले वो सोचने लगा और फिर वो मुझे बोला, नहीं जी भैया, 2 हफ्ते में तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। अब मैंने सोचा कि यहाँ पे भी मेरा काम नहीं बना तो मुझे सारे लोगों को एडवांस वापस करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा थोड़ी तिकड़म लगाता हूँ। मैंने कहा कि भाई मैं आपको सारा एडवांस दे दूंगा और मैंने उसे अपने ऑल्टो की बूट में रखा हुआ सारा पैसा दिखा दिया और वो देख के वो बोलने लगा, ओ भाई इतना सारा पैसा भाई, बिल्कुल अरे बिल्कुल क्यों नहीं हो जाएगा, मैं सारी गाड़ियों को एकदम चमचमा के रिस्टोर कर दूंगा। तुम भाई पहले बता देते यार, इतना पैसा एडवांस दे रहे हो। 2 हफ्ते ना, 2 हफ्ते के अंदर मैं पूरे के पूरे गाड़ियों को रिस्टोर करके तुमको दे दूंगा। और यही तो मैं सुनना चाहता था। मैं उसे शुक्रिया बोलता हूँ, एडवांस देता हूँ, अपनी गाड़ी में बैठ के वहां से निकल जाता हूँ। मेरा काम फाइनली अब बन गया था। अब मुझे बस 2 हफ्ते इंतजार करना था और 2 हफ्ते इंतजार करने के बाद मेरी गाड़ियां तैयार होने वाली थी। 2 हफ्ते के बाद सारी कार्स की डिलीवरी थी। मैं थोड़ा डरा हुआ था और नर्वस भी था। मैं सोच रहा था कि भाई पप्पू मैकेनिक ने किस तरीके से रिस्टोर किया होगा। एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में भी ख्याल आ रहा था कि 12 गाड़ियां वो इतने कम टाइम में कैसे रिस्टोर किया होगा। लेकिन लगभग सुबह 10:30 बजे के आसपास मुझे अपने डिलीवरी के ट्रक्स दिखाई देते और ये ट्रक देख के मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रह गया था। मैंने जितने भी कार्स पप्पू मैकेनिक को रिस्टोर करने के लिए दी थी वो सारी की सारी कार्स पप्पू मैकेनिक ने टॉप लेवल पे रिस्टोर करके दिया था। सारी की सारी कार्स बिल्कुल नई कंडीशन में लग रही थी और भाई वो पूरी तरीके से सेल होने के लिए तैयार थी। उन कार्स को देख के कोई भी पता नहीं सकता था कि भाई यार ये गाड़ियां एक्सीडेंटल गाड़ियां हैं। और अब इन सारी गाड़ी को हमको अनलोड करने का था। लगभग आधे घंटे तक हमने इन गाड़ी को अनलोड किया और फिर फाइनली डीलरशिप में इन गाड़ियों को उनकी जगह पे लगा दिया। पप्पू मैकेनिक के साथ ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था और उसने बहुत अच्छा काम किया था सारी गाड़ियों पे। इसने बबलू मैकेनिक से लाख गुना अच्छा काम किया था। अब तो मुझे मालूम पड़ गया था कि मुझे सारे काम पप्पू मैकेनिक के पास ही कराना है, क्योंकि बबलू मैकेनिक तो लालची था और पप्पू मैकेनिक ने तो भाई कम पैसों में और कम टाइम में सारी गाड़ियों को अच्छे से रिस्टोर कर दिया था। तो बस अपने को डीलरशिप खोलना था और जितने लोगों की डिलीवरी की डेट थी सबको डिलीवर करने की थी कार, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था। अब जैसी डीलरशिप ओपन करी हमने फिर से लाइन लग गई थी दोस्तों। पुराने वाले कस्टमर भी आए जिनकी गाड़ी की डिलीवरी थी और कुछ लोग नए वाले भी बुक कराने के लिए आए। सारे लोग अपनी गाड़ी की डिलीवरी जल्दी से जल्दी लेना चाहते थे और वो बहुत ज्यादा खुश थे। तो मैंने सभी लोगों के नाम वाम पूछे, उनका पेपर वर्क वगैरह करवाया और सभी लोगों का पेपर वर्क करवाने के बाद मैंने एक एक करके गाड़ियों की डिलीवरी करना स्टार्ट कर दिया। अब आज हमारे पास टाइम की थोड़ी किल्लत थी तो फटाफट हमने मास डिलीवरी कार की स्टार्ट करना शुरू कर दी। सारी कार्स की डिलीवरी हो रही थी कि कस्टमर को मैं डिलीवर कर रहा था अपने हाथों से कार, भाई फोटोज वगैरह खिंचवा रहा था और काफी ज्यादा भाई मजा आ रहा था। और ऐसा करते करते लगभग पूरे 5 घंटे तक डिलीवरी चलती रही और उसके बाद हमने सारी की सारी कार्स को डिलीवर कर दिया। हमारा मिशन अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका था और सिर्फ 3 ही गाड़ियों की डिलीवरी होना बाकी थी। उनमें से एक हैरियर थी, एक इनोवा थी, एक नई वाली बलेनो थी। उन कस्टमर्स ने बोला कि वो डिलीवरी कल आके ले लेंगे और सारी कार्स को सेल करने के बाद मेरे पास 3 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आ ही गया था। मैंने फाइनली पैसे से पैसे बनाना सीख लिया था। शुरुआत मैंने बस एक रेस जीत के की थी और भाई साहब आज देखो मैंने 3 करोड़ का प्रॉफिट कर ही लिया हूँ आखिरकार। लेकिन अभी मेरे लिए शुरुआत थी और इससे पहले कि मावेश को इन सब चीजों के बारे में पता चलता और ये मेरा पैसा 3 करोड़ वो हड़प लेता, मैंने तुरंत अपने सारे पैसों को अपनी गाड़ी में डाला और गाड़ी में डाल के मैं सीधा अपने पैसे को लेके निकल पड़ा अपनी घर की तरफ। अब घर पहुंचने के बाद मैंने सारे पैसों को बिस्तर पे रख दिया था और भाई लिटरली अब मुझे एक महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। पहले भी मेरे पास इतना पैसा देख चुका हूँ मैं, लेकिन भाई ये पैसा मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तभी इतने में मुझे मेरे एक दोस्त का कॉल आता है और वो मुझे बोलने लगता है, भाई शोरूम में लफड़ोगे। क्या कहा? क्या शोरूम में लफड़ो भाई, शोरूम। ये सुन के मैं घबरा गया कि ये शोरूम क्यों बोल रहा है भाई। तो मैं सीधा अपनी गाड़ी में बैठा और तुरंत शोरूम की तरफ निकल पड़ा अपने। और जैसे ही मैं ड्राइव करके अपने शोरूम की तरफ पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ कि सामने काफी सारे फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां हैं और वो वहाँ पे आग बुझा रहे हैं। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी पार्क करके थोड़ा नजदीक जाके देखता हूँ अपने शोरूम को, तो मैं देखता हूँ कि मेरा शोरूम बुरी तरीके से जल चुका है और बाकी की जो 3 गाड़ियां थे वहाँ पे वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। लिए लगभग मेरे 50 लाख रुपए का लॉस था। ये सब देख के मैं काफी ज्यादा सदमे में आ गया था और अब मैं सोचा कि भाई ऐसे हुआ क्या होगा। तो मैंने अपना फोन निकाला और सीसीटीवी चेक करने लगा अपने शोरूम की। तब मुझे मालूम पड़ता है कि एक बेवकूफ ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक का कंट्रोल लूज कर देता है। ब्रेक फेल होते होते उसने मेरे शोरूम में टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मेरा शोरूम ब्लास्ट हो गया और वहाँ पे रखे हुए मेरे सारे गाड़ा भी तबाह हो गए। अब ये सदमे से मैं रिकवर हो ही रहता कि वहाँ में मुझे पीछे से एक आवाज आती है कि जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ मुझे दिखाई देता है कि एक बड़ी सी भीड़ मुझे घेरे हुए खड़ी है और ये वही लोग थे जिन्होंने आज मुझसे कार की डिलीवरी ली थी। अब मुझे लगा कि ये लोग कितने अच्छे हैं कि मेरे शोरूम का ऐसा नुकसान हो गया तो उसे देखने के लिए मुझे हिम्मत देने के लिए आए। पर उसमें से एक बंदा बोलने लगता है, हमारे पैसे वापस करो। अब ये सारे लोग अपना पैसा वापस मांग रहे थे। मैंने बोला भाई क्या हुआ, मैंने तो आप लोगों को परफेक्ट गाड़ी बेची थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, सब गाड़ी अच्छी थी। तो वो मुझे बोलने लगते हैं, साले स्कैम करता है, तूने जो मुझे बुलेट बेची थी ना
वो चालू नहीं हो रही है। अबे साले, तूने जो मुझे थार बेची उसके अंदर रैंगलर का इंटीरियर था। जो स्कॉर्पियो मैंने खरीदी वो 2009 की स्कॉर्पियो को 2018 वाली में कन्वर्ट करके दिए थे तुमने। मेरी गाड़ी में एक्टिवा का इंजन लग अबे गया। मेरी गाड़ी ने तो घर पहुंचने से पहले ही आग लग गई। और मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस पायर था। और मुझे तो चोरी वाली गाड़ी मिली। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरा दिमाग ब्लैंक हो चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ हो गई। भाई मैंने तो सारे अच्छे गाड़ी प्रोवाइड किया था, ये गाड़ी के अंदर लफड़ा कैसे हो गया? फिर मुझे समझ में आया कि सारा के सारा झोल पप्पू मैकेनिक ने करवाया है। जल्दी के चक्कर में उसने जितने भी गाड़ियां थे इधर उधर पार्ट मिक्स अप कर दिए और रिस्टोरेशन के नाम पे उस बंदे ने मुझे पूरी तरीके से चूना लगा दिया है। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की और बोला कि मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा, लेकिन उन्हें तो सब चीजें अभी चाहिए थी और वो लोग मुझे बोलने लगे पैसे दे मेरा, पैसे दे मेरा, मेरा पैसे दे, पैसे दे मेरा, पैसे दे, पैसा पैसा पैसा। अरे अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? भाई कपड़े मत उतारो, इसके भाई कपड़े मत उतारो भाई। भाई बचाओ, ऐसा मत करो। अरे मुझे बचाओ, भागो, अरे मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, पकड़ो साले को, बचाओ मुझे, बचाओ। ये सारे के सारे लोग अब मेरे पीछे पड़ गए थे और मुझे बस किसी तरह अपने कपड़े और इज्जत इन लोगों से बचानी थी। ये लोग तो भाई मेरी चड्डी तक नहीं छोड़ने वाले थे, तो मैं थोड़ा बहुत स्पीड में भागने लग गया और ये लोग भी मेरे पीछे इस तरीके से भागने लग गए। भाई अब तो मैंने कसम खा ली थी कि ऐसा कोई बिजनेस नहीं करने वाला कि जिसमें भाई इतने सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाए। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।